स्वागत करता हूं। हम लोग अपने गद्यखंड के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम उसके आगे के गद्यांशों का अध्ययन करते हैं। अगला गद्यांश है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माताः भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ये हमारा गद्यांश है। अब इस गद्यांश पे आधारित 5 प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। जब भी इस तरह का गद्यांश दिया जाता है, उसका उद्देश्य होता है हमारे भाव ग्रहण की क्षमता को परखना। यानी हम किसी भी गद्यांश को पढ़ करके उसके अर्थ को कितना समझ पाते हैं, कितना उसका भाव ग्रहण कर पाते हैं, इसका पता तभी चलेगा जब हम उस गद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर को सही सही बता देंगे। गद्यांश परीक्षा में पूछे जाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम किसी गद्यांश को पढ़ करके उसके भावार्थ को कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो जब भी आपको गद्यांश मिले, आप उसे 2 बार 3 बार खूब ध्यान लगा करके पढ़िए, तभी आप उसको अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तो आइए हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी हो किंतु उस पर रहने वाले मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसका उत्तर पहली ही लाइन में दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो इसका उत्तर भी हमारे गद्यांश में ही छिपा हुआ है। उत्तर है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर किसी राष्ट्र के स्वरूप को निर्मित करते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर रहने वाले जन जब पृथ्वी को अपनी माता और स्वयं को उसका पुत्र मानने लगते हैं, तब पृथ्वी सच्चे अर्थों में मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसका संक्षिप्त उत्तर भी हो सकता है, जैसे कि रेखांकित अंश में दिख रहा है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लेकिन जो उत्तर मैंने बताया वह और भी परफेक्ट है, इसलिए ये उत्तर ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखांकित अंश दिया हुआ है वह है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। रेखांकित अंश की व्याख्या का अर्थ होता है कि जो भी रेखांकित वाक्य दिया गया है उस वाक्य में छिपे हुए भाव को अत्यंत सरल ढंग से विस्तार पूर्वक बता देना, यही रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार होगी, राष्ट्र के स्वरूप निर्माण के दूसरे तत्व जन के संदर्भ में लेखक कहता है कि जब पृथ्वी के किसी भूभाग पर जन का निवास होता है तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक मातृभूमि के प्रति राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न नहीं होती है। पृथ्वी माता है और उस पर निवास करने वाले जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, क्योंकि जैसे एक माता अपने पुत्र को जन्म देती है और उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी हमें जन्म देती है और हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसीलिए कहा जाता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात हमें जन्म देने वाली हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इस प्रकार हमारा यह गद्यांश पूर्ण होता है। आइए एक गद्यांश हम और देख लेते हैं। दूसरा गद्यांश है,
जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। तो गद्यांश का पहला प्रश्न है, जन का प्रवाह किस तरह का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जन का प्रवाह अनंत होता है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय जन ने अपनी मातृभूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं? तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्र निवासी जन नदी की उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा, जब तक सूर्य की किरणें धरती पर आती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी निरंतर चलता रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें जो रेखांकित अंश दिया गया है वह है, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखक राष्ट्र के दूसरे अनिवार्य तत्व जन के संदर्भ में कहता है कि किसी भी राष्ट्र के निवासियों की जीवन श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात जन का प्रवाह अनंत होता है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। जब तक सूर्य की प्रातःकालीन सुनहली किरणें अपने अमृत रस की धारा से इस धरती को सराबोर करती रहेंगी, तब तक मनुष्य के जीवन की धारा भी निरंतर चलती रहेगी, अर्थात मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ निरंतर जुड़ा रहेगा और प्रगति करता रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये गद्यांश भी पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम किसी और गद्यांश को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।